हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपके वैदिक काल का जो है पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने बाकी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख लीजिए। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। गंगा नदी जो है, इसकी उल्लेख जो है ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है फ्रेंड्स। तो ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का जो है उल्लेख मात्र एक बार हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 62 नंबर, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है। ऋग्वेद में जो यमुना नदी है उसका उल्लेख जो है कितनी बार हुआ है, तो उसका उल्लेख मात्र जो है ये आपके 3 बार हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, यानी ऋग्वेद में जो है यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल की 2 सबसे महान लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी थी, है ना। ऋग्वेद की जो है 2 महान लोकतांत्रिक संस्थाएं कौन सी थी, तो ये 2 थी सभा और समिति। याद रखिएगा, सभा और समिति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। ऋग्वेद काल की 2 सबसे महत्वपूर्ण या महान लोकतांत्रिक संस्थाएं सभा और समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापतियों की 2 पुत्रियां कहा गया है। किस वेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, तो ये कहा गया है आपके ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वैदिक समाज में अदिति किसकी देवता थी। ऋग्वेद में जो समाज में अदिति जो थी ये किसकी देवता थी, तो देवों की माता या प्रकृति की देवी थी। ठीक है, देवों की माता थी या प्रकृति की देवी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था। आर्यों का जो है मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो ये था आपका सोमरस। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या बन गया था। उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या बन गया था, तो ये बना था आपका जन्म। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार जन्म बन गया था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो यह है आपकी 16। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में विनिमय यानी ट्रेड या एक्सचेंज के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में जो है विनिमय में किसका उपयोग किया जाता था, तो गाय और निष्क यानी सोने के टुकड़े का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में विनिमय ट्रेड या एक्सचेंज के माध्यम से जो है गाय और निष्क के माध्यम से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगजगोई अभिलेख जो मध्य एशिया में मिला है क्यों महत्वपूर्ण है। जो बोगजकोई जो अभिलेख है ये मध्य एशिया में मिला है, यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का नाम मिलता है ना। तो यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख में है वैदिक जो देवी देवता हैं जैसे इंद्र हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, नातस्य हो गया, इनका जो है उल्लेख मिलता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है ना। 3 आश्रम जो होते हैं यानी ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ, इनका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपके छांदोग्योपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 आश्रम का उल्लेख छांदोग्योपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, एक इसमें जुड़ गया, का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है, तो ये मिलता है आपके जबाल उपनिषद में। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? जबाल उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए। और 3 जो है आपके आश्रमों का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो छांदोग्योपनिषद में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋत यानी सृष्टि के प्राकृतिक और नैतिक नियम का नियामक किस देवता को माना गया है ना। इसके जो है ऋत हो गया या सृष्टि के प्राकृतिक नियम के नियामक जो है ये किस देवता को माना जाता है, तो यह वरुण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के बर्तनों में सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। उत्तर वैदिक काल के जो बर्तन थे इसमें क्या विशेषता थी, तो चित्रित धूसर मृद भांड यानी PGW, चित्रित धूसर मृद भांड थे उत्तर वैदिक काल के बर्तनों में, यही सबसे प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी। ऋग्वैदिक आर्य की सबसे प्राचीन संस्था फ्रेंड्स कौन सी थी, तो यह थी विदत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था विदत थी। 76 नंबर, ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं। ऋग्वेद के पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं होत्री या होता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री या होता कहते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं। यजुर्वेद के जो है उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अर्घ्यु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। यजुर्वेद के जो है उच्चारण करने वाले पुरोहित को अर्घ्यु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 78, सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था। सामवेद के जो गायन करने वाले थे तो उसको हम लोग क्या कहते थे, तो उसको कहा जाता था आपका उदात्री, है ना, उदात्री कहा जाता था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित को उदात्री कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, अथर्ववेद का निरीक्षण या संपादन करने वाले मुख्य पुरोहित को क्या कहा जाता था।
अथर्ववेद को जो है पुरोहित को फ्रेंड्स क्या कहा जाता था, तो उसमें ब्रह्मा कहा जाता था। ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? ऋग्वेद का जो है उपवेद फ्रेंड्स कौन सा है? तो ऋग्वेद का उपवेद होता है आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद होता है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है या प्लेलिस्ट में मैंने उसको ऐड करके रख दिया है।